नमस्कार, स्वागत है आपका लोकसभा टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लोकमंच। लोकमंच में हम बात करेंगे बुधवार को लोकसभा में राष्ट्रपति जी के धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उसकी चर्चा का उत्तर दिया, उसके क्या मायने हैं, क्या संदेश हैं, उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही संसद से जुड़े जो दूसरे घटनाक्रम हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे, उन्हें समझने की हम कोशिश करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। अवधेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकसभा टीवी पर। अवधेश जी, कल का प्रधानमंत्री जी का भाषण, जो बुधवार को उन्होंने भाषण दिया अपना राष्ट्रपति जी के धन्यवाद प्रस्ताव पर, आप कैसे देखते हैं? उसके क्या मायने हैं, क्या संदेश हैं? देखिए, प्रधानमंत्री ने एक दिन पहले राज्यसभा में भी उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना वक्तव्य दिया था। तो लोकसभा में उन्होंने उसको दोहराया नहीं, लेकिन हमको दोनों को साथ मिला के देखेंगे तब वो समग्रता में समझ आएगी। जी देखिए, प्रधानमंत्री ने इस समय एक हमारे देश में कृषि कानूनों के विरुद्ध में एक आंदोलन चल रहा है। कई बातें विपक्ष के द्वारा भी उठाई गई है, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस पर एक प्रकार से संसद के साथ साथ देश को भी संबोधित किया है। अगर आप गहराई से देखें, उन्होंने देश को, देश के सांसदों को, अपने विरोधियों को, समर्थकों को और दुनिया को भी ये बताने की कोशिश की है कि नरेंद्र मोदी, उनकी जो सरकार है वो केवल तात्कालिकता के लिए काम नहीं कर रही है। एक भारत राष्ट्र की एक कल्पना है कि भारत राष्ट्र क्या था, इसकी संस्कृति सभ्यता क्या थी, हमारे लोकतंत्र के आदर्श क्या थे, उनका ध्यान उन सब के को आधार बनाते हुए वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुरूप और लंबे भविष्य का ध्यान रखते हुए हम नीतियां बना रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा था। कल के भाषण में भी आप देखेंगे तो उन्होंने शुरुआत कहां से की है? शुरुआत ये की है कि कोरोना के कारण पूरी विश्व व्यवस्था बदलने जा रही है। पोस्ट कोरोना वर्ल्ड ऑर्डर की बात उन्होंने की है कि एक विश्व व्यवस्था कोरोना के पहले थी, कोरोना के बाद उसमें बहुत सारे चेंजिंग आ रहे हैं। तो भारत को अपनी आंतरिक जो है अर्थव्यवस्था, आंतरिक शिक्षा नीति, सांस्कृतिक नीति, उसकी आंतरिक सुरक्षा की नीति और बाह्य विदेश नीति, रक्षा नीति, वो सारे उसके अनुरूप हमको पूरा ग्रहण करना है और केवल तात्कालिकता के लिए नहीं, आगे के लिए। उसी में उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि हमने जो कृषि कानून लाया है वो उसी क्रम के अनुरूप है, वो कोई तात्कालिकता नहीं है। जैसे राज्यसभा में उन्होंने ये बताया कि कृषि कानून अपने आप में कोई एक कदम नहीं है। इसके पहले कल भी उन्होंने छोटे किसानों की चर्चा की, गरीबों की चर्चा की, और उसके पहले राज्यसभा में उन्होंने छोटे किसानों, गरीबों की चर्चा की कि कृषि की समस्याएं जो है उसके समाधान के लिए हमको वहां जाना पड़ेगा। और उन्होंने उन कदमों की चर्चा की थी कि हमने क्या क्या कदम उठाए थे। कृषि पे तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन अगर ओवरऑल पूरा उनका संबोधन देखा जाए प्रधानमंत्री जी का, तो समग्र भारत के विकास की उसमें झलक देखने को मिलती है। उसके अलग अलग पहलू हमें देखने को मिलते हैं। उन्होंने अपने संबोधन में कोरोना को लेकर जिस तरह से भारत ने अपनी जंग लड़ी, जिस तरह से दो वैक्सीन आई हैं और दुनिया की भारत ने मदद करी है, साथ ही आत्मनिर्भर भारत की बात उन्होंने कही, रक्षा के मोर्चे पर भारत ने क्या कुछ करा उसका जिक्र उन्होंने किया। जो समग्र भारत के विकास की एक दृष्टि हमें प्रधानमंत्री जी के संबोधन में देखने को मिली, उस पर आपका क्या कहना है? मैंने शुरुआत वहीं से की थी। मैं उसमें, चूंकि प्रधानमंत्री का एक सपना रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था को संतुलित किया जाए। संतुलित का मतलब ये हुआ कि अभी हमारी अर्थव्यवस्था बहुत हद तक सेवा क्षेत्र पर निर्भर है। प्रधानमंत्री बराबर कहते रहे कि हमको 30% उद्योग, 33% उद्योग, 33% कृषि और 33% सेवा को लाना है। तो इससे हमारा जो बैलेंस होगा वो लंबे समय तक कायम रहेगा, क्योंकि भारत राष्ट्र का लक्ष्य प्रधानमंत्री बोलते नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री का एक और वक्तव्य दीजिए। जब वो अमेरिका में गए थे तो उन्होंने वहां बजाबता न्यूयॉर्क में खड़े होकर कहा था कि भारत अब दुनिया का नेतृत्व करने के लिए उठकर खड़ा हो गया है। अब ये समझ ले। तो वो एक कल्पना, विवेकानंद को कोट करना चाह रहा है, तो वो एक कल्पना उनकी थी। तो लोकसभा का जो कल का भाषण था वो प्रधानमंत्री द्वारा पहले कहे गए बातों को थोड़ा ज्यादा समग्रता से, ज्यादा सही तरीके से, लोगों की समझ में आने वाली बात से और दुनिया में सही संदेश जाने के उद्देश्य से वो चीजें कही गई थी। जैसे उदाहरण के लिए उन्होंने ये कहा कि कोरोना के बावजूद हमारा डिफेंस रिसर्च और डिफेंस डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम है वो कहीं रुके नहीं है। इस क्षेत्र में हमारा जो स्पेस के प्रोग्राम है, स्पेस के रिसर्च वो रुके नहीं है, वो बताते रहे हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि कोरोना से दुनिया भर को अर्थव्यवस्था को धक्का पहुंचा है, लेकिन दुनिया को धक्का भारत से ज्यादा है। इसके बावजूद दुनिया की एजेंसियां ये मान रही हैं कि भारत जो है 2021-22 में डबल डिजिट से ग्रोथ करेगा। यानी महाशक्ति बनने का भारत का जो सपना है कि एक आदर्श महाशक्ति भी, दुनिया को दिशा दिखाने वाला महाशक्ति भी, आर्थिक भी और रक्षा के आधार पर मजबूत भी, और साथ ही साथ दुनिया में मानवीय सेवा के रूप में झंडा बुलंद करने वाले भारत के रूप में वो बढ़ रहा है। कोरोना वैक्सीन की चर्चा की, अब मैं आपको बता रहा हूं। जी अवधेश जी सुन लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुधवार को जो अपना संबोधन दिया लोकसभा में, उन्होंने क्या कुछ कहा कृषि को लेकर, किसानों को लेकर। ये ऑर्डिनेंस के द्वारा ये तीनों कानून लागू किए गए थे, बाद में पार्लियामेंट में भी पारित हुए। कानून लागू होने के बाद न देश में कोई मंडी बंद हुई है, कानून लागू होने के बाद न कहीं एमएसपी बंद हुआ है। ये सच्चाई है जिसको हम छुपा करके बातें करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। इतना ही नहीं, एमएसपी की खरीदी भी बढ़ी है और ये कानून नए बनने के बाद बढ़ी है। पहली बात है कि लेना न लेना आपकी मर्जी है, किसी ने किसी के गले मड़ा नहीं है, ऑप्शनल है, एक व्यवस्था है और देश बहुत बड़ा है। हिंदुस्तान के कुछ कोनों में इसका लाभ होगा, हो सकता है किसी एक आध कोने में न भी हो, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। और इसलिए मांगा और दिए का मतलब नहीं होता है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं, इस देश में माननीय अध्यक्ष जी, दहेज का कानून, दहेज के खिलाफ कानून बने, ये इस देश में कभी किसी ने मांग नहीं की थी, फिर भी देश की प्रगति के लिए कानून बना था। माननीय अध्यक्ष जी, ट्रिपल तलाक, इसके खिलाफ कानून बने, ये किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक है, इसलिए कानून हमने बनाए हैं। हमारे यहाँ बाल विवाह पर रोक, किसी ने मांग नहीं की थी कानून बनाओ, फिर भी कानून बने थे, क्योंकि प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक होता है। शादी की उम्र बढ़ाने के निर्णय किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन प्रगतिशील विचार के साथ वो निर्णय बदलने पड़ते हैं। बेटियों को संपत्ति में अधिकार किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन एक प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक होता है, तब जाकर के कानून बनाया जाता है। शिक्षा को अधिकार देने की बात किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन समाज के लिए आवश्यक होता है, बदलाव के लिए आवश्यक होता है, तो कानून बनते हैं। किसान आंदोलन की पवित्रता, और मैं बहुत जिम्मेवारी के शब्द प्रयोग करता हूं, मैं किसान आंदोलन को पवित्र मानता हूं और भारत के लोकतंत्र में आंदोलन का महात्म्य है और रहने वाला है और जरूरी भी है। लेकिन जब आंदोलनजीवी पवित्र आंदोलन को अपने लाभ के लिए बर्बाद करने के लिए निकलते हैं, तब क्या होता है? कोई मुझे बताए, 3 किसान कानून की बात हो और दंगाबाज लोग जो जेल में हैं, जो संप्रदायवादी लोग जो जेल में हैं, जो आतंकवादी लोग जेल में हैं, जो नक्सलवादी जेल में हैं, उनकी फोटो लेकर के उनकी मुक्ति की मांग करना, ये किसानों के आंदोलन को अपवित्र करने का प्रयास है कि नहीं? दुर्भाग्य है कि हमारे देश में खेती में निवेश जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। सरकार उतना कर नहीं पा रही है, राज्य सरकारें भी नहीं कर पा रही हैं और किसान खुद भी नहीं कर पा रहा है। जो कुछ भी उसको निकलता है बच्चों को पालने में और पेट भरने में उसका चला जाता है, और इसलिए निवेश की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जब तक हम निवेश नहीं लाएंगे, जब तक हम हमारी खेती को आधुनिक नहीं करेंगे, हम जब तक छोटे से छोटे किसान की भलाई के लिए व्यवस्थाएं विकसित नहीं करेंगे, हम देश के एग्रीकल्चर सेक्टर को ताकतवर नहीं बना सकते हैं। और इसलिए हमारा किसान आत्मनिर्भर बने, उसको अपनी उपज बेचने की आज़ादी मिले, उस दिशा में हमने काम करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान आंदोलन को लेकर, देश की कृषि को लेकर जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसको लेकर विस्तार पूर्वक बताया कि केंद्र सरकार हर उस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए तैयार है जिस पे किसानों को कुछ लगता है कि इसमें गड़बड़ है या उन्हें परेशानी है। दरवाजे खुले हैं बातचीत के, इसका भी न्योता एक बार फिर प्रधानमंत्री जी ने दिया जो किसान आंदोलनकारी हैं कि आइए टेबल पर बैठ के बात करते हैं। अब गेंद
किसानों के पाले में। लेकिन इस पूरे संबोधन के तमाम अलग अलग पहलू थे। अवधेश जी, आपने सुना उनके संबोधन के कुछ अंशों को सुना आपने। प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा कि कानून लागू होने के बाद भी, कानून बनने के बाद भी ना तो मंडी बंद हुई, ना एमएसपी बंद हुई, उल्टा एमएसपी पे खरीद बढ़ी। तो ये बातें जो चर्चा में आती हैं, जो आंदोलनकारियों की तरफ से भी आती हैं बातें कि मंडी बंद हो जाएंगी, एमएसपी बंद हो जाएगी, इतना नुकसान हो जाएगा, काला कानून है, प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि वैकल्पिक है। देखिए, सरकार की ओर से बहुत सारी बातें कही गई। प्रधानमंत्री ने पहले भी स्पष्टीकरण दिया एक प्रकार से, हालांकि स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं थी। प्रधानमंत्री कई बार ये बात बोल चुके हैं। उन्होंने एक प्रकार से कल जो बातें की हैं वो एक, जैसे एक परिवार का अभिभावक होता है तो वो देख रहा है कि भाई अब कुछ लोग जो है फिर भी गलतफहमी पैदा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो एक जो कुछ भी अपने पास जितनी भी विनम्रता है, जितना भी हमारे पास शिष्टाचार है, जो भी तथ्य हैं, उन सबको सामने रख के एक बार समझा दो कि भैया ये सब सच नहीं है, आप सब लोग उठिए। जी अवधेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। मेरे सहयोगी अमरेन जी इस समय जुड़े हुए हैं। अमरेन जी जी मनोज जी, क्या जानकारी आपके पास है सदन में जो बुधवार को चर्चा हुई, जो प्रधानमंत्री जी का हमें जवाब सुनने को मिला, संबोधन सुनने को मिला, उसके बाद क्या प्रतिक्रिया हमें सांसदों के बीच देखने को मिली, संसद भवन परिसर में क्या देखने को मिली और आज के एजेंडे में क्या है? मनोज जी, बुधवार को प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। तकरीबन 90 मिनट उन्होंने संसद में अपना वक्तव्य रखा, जिसमें न सिर्फ कोरोना काल बल्कि सरकार की तमाम उपलब्धियों का जिक्र करते हुए तीनों नए कृषि कानूनों पर विस्तार से चर्चा की, तथा जिस तरह से सदन में विपक्ष का विरोध है इस कानूनों को लेकर, उस पर भी विस्तार से अपनी बात रखी। जी, प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पर कल कहा कि हमें दुनिया से सीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि भारत जो है मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ये जिक्र कर रहे थे प्रधानमंत्री जी कोरोना काल में जिस तरह से भारत ने पड़ोसी देशों की सहायता की, कोरोना को लेके जिस तरह से उनसे सहयोग दिया, उसके मुद्दे पे बात कर रहे थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने जब चर्चा का प्रारंभ किया तो चर्चा जी ने कहा कि एक नई व्यवस्था, नई मांग संसद में देखने को मिली कि हमने आपसे मांगा कुछ नहीं तो आपने दिया क्यों। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिस तरह से देश की प्रगतिशील देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कानूनों की आवश्यकता होती है, हमें जरूरत नहीं कि जनता हमसे मांगे, अगर सरकार को लगता है तो बेहतरीन के लिए, प्रगतिशील समाज के लिए वो कानून बनाए जाते हैं। उसी में से एक कृषि कानून, तमाम उदाहरण उन्होंने दिए देश में किस तरह से जातिवाद व्यवस्था खत्म हुई, किस तरह से उन्होंने 3 तलाक कानून संसद में लेके आए। तो इसको मांगा नहीं गया था, बल्कि सरकार को लगा कि प्रगतिशील समाज के लिए ये जरूरी हो सकते हैं। उसकी बात सदन में प्रधानमंत्री जी ने रखी। प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर जिस तरह से आंदोलन जीवियों का जिक्र राज्यसभा में भी किया था, वही दोहराते हुए लोकसभा में भी किया कि जिस तरह से किसान आंदोलन, जो पवित्र आंदोलन है, उसको अपवित्र करने का काम कुछ आंदोलन जीवी कर रहे हैं, जो कतई सही नहीं है। उन्होंने अपनी चर्चा में जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह से पूरे देश में बीते 26 नवंबर से जो किसान कानूनों को लेकर विरोध दर्ज हो रहा था, उसमें लगभग 80 दिन के दौरान कई सारी घटनाएं घटी, और जिस तरह से इन आंदोलन जीवियों ने उस पर कैप्चर किया, ये बहुत अच्छा संदेश नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री जी जब बोल रहे थे तो कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के अभिभाषण का वॉकआउट किया, और जब हमारी सदन के बाहर जब नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उन मुद्दों को संबोधित नहीं कर रहे थे जिनसे उनकी उम्मीद थी, जबकि प्रधानमंत्री जी ने सिलसिलेवार तरीके से कल सदन में हर उस मुद्दे का जिक्र किया। उन्होंने ना सिर्फ एमएसपी की बात कही, उन्होंने कहा कि एमएसपी ना कल हटाया था, एमएसपी था, है और रहेगा। साथ साथ उन्होंने एक और ऑप्शन दिया कि हमने अभी ये कानून लागू नहीं किया, आपके पास ऑप्शन है, किसानों के पास अभी भी ऑप्शन है कि वो माने या ना माने, पुरानी व्यवस्था बरकरार है। तो बहुत बड़ी बात कल प्रधानमंत्री जी ने सदन को स्पष्ट करते हुए कहा कि पुरानी व्यवस्था अभी बरकरार है, और एक बड़ी बात कही, जिस तरह से 11 दौर की वार्ताएं सरकार के साथ हो चुकी हैं, उस पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का नाम लेते उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से कृषि मंत्री 11 बार गए और बातचीत के रास्ते अभी भी खुले हुए हैं।
अमरेंद्र जी, बुधवार को धन्यवाद प्रस्ताव जो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव था जिसपे चर्चा चली थी, उसे लोकसभा ने पारित कर दिया। इसके अलावा बुधवार को और क्या कुछ हुआ लोकसभा में? मनोज जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद जो धन्यवाद प्रस्ताव था, प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पूरा हुआ। उसके बाद बजट पर चर्चा प्रारंभ हुई। बजट पर चर्चा के दौरान कई सांसदों ने अपनी बात रखी, जिसमें तेजस्वी सूर्या जो तेजस्वी सूर्या सांसद हैं, उन्होंने अपनी बात रखते हुए इस बजट को एक क्रांतिकारी बजट बताया, देश की प्रगति के लिए ऐसा बजट बताया कि कोरोना के बाद ये बजट जिस तरह से सरकार ने दिया है काफी अपेक्षाओं भरा बजट है और समाज के हर तबके को इससे उम्मीद मिलने वाली है। और इसके बाद कई सांसदों ने अपनी बात रखी। रात को 12:33 तक, लगभग 12:30 कहें तो 12:30 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही चलती रही। इससे पहले मंगलवार को भी रात 1 बजे तक लोकसभा बैठी और राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा हुई और कल बजट पर चर्चा हुई। और आज गुरुवार का दिन भी खासा अहम माना जा सकता है, क्योंकि जब सदन की कार्यवाही स्थगित हो रही थी तो आज 4 बजे साय तक के लिए स्थगित हुई, जिसके बाद बजट पर जो चर्चा है वो प्रस्तावित है, जिसमें माननीय सदस्य अपनी बात रखेंगे। जी अमरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अवधेश जी, जो कृषि कानूनों को लेकर चर्चा हुई पूरी, उसमें ओवरऑल 2 चीजें देखने को मिली, खासतौर से कांग्रेस पार्टी, प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को कहा और सत्ता पक्ष के तमाम सदस्यों ने इस बात को कहा कि कांग्रेस पार्टी कमियां नहीं बता पाती है, कानून वापस लीजिए। एक वर्ग है जो सिर्फ कानून वापसी की बात करता है, लेकिन सरकार कह रही है कि इसमें कोई कमी है तो वो बताइए, उसे दूर किया जाएगा। ये क्या है इसके पीछे? देखिए, प्रधानमंत्री ने कई बातें व्यंग्यात्मक लहजे में भी कही। जी, जैसे सब लोग ब्लैक एंड व्हाइट की बात कर रहे हैं कि ये काला है, ये सफ़ेद है। अरे क्या काला है, क्या सफ़ेद है, ये तो बताओ। कई बार उन्होंने अधीर रंजन जी को टोकते हुए जो आपको ध्यान में, अरे अधीर जी आपका रिकॉर्ड वो हो गया, जहाँ रिकॉर्ड होना था, जहाँ जाना था वो चला गया मैसेज, शांत हो जाइए। ऐसी बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री ने की और मैं समझता हूं कि हमारे लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि बहुत सारी बातें आप व्यंग में कहते हैं, किसी को निजी अपमान महसूस नहीं हो। क्योंकि अगर सीधे कहते कि आप में से कोई किसी ने कृषि कानून को या तो पढ़ा नहीं है या जानते नहीं है, केवल आप काला कानून कहते हैं, साबित नहीं कर पाए, उसको क्या व्यंग्यात्मक लहजे में जब आप कहते हैं तो वही बात लोगों को ऐसे चुभती नहीं है। और ये बात सही थी कि जिन लोगों ने, क्योंकि कल तो लोकसभा में एक अजीब घटना हुई जी। कांग्रेस के सांसद जालंधर से हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, सब लोग जानते हैं, पहले उन्होंने ही कहा था कि खालिस्तानी तत्व इसमें समाहित हो गए हैं। वो एक कागज उठा के लाए थे और वो पढ़ रहे थे कि कृषि कानून से तो भारत में मंडियां बंद हो जाएंगी, इसकी धारा 5 में लिखा हुआ है। लोकसभा के रिकॉर्ड में आगे बयान दे रहा है कि इसकी धारा 5 में लिखा हुआ है कि हम धीरे धीरे सरकारी मंडियों को बंद करेंगे। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को खड़ा होना पड़ा कि कहां लिखा है ये बताइए आप, जो आप बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने फिर पढ़ा, फिर बताया कहां लिखा, फिर उनको कहना पड़ा कि ये उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है, और वाकई कहीं नहीं लिखा हुआ है। पता नहीं कहां से वो कागज ले आए थे, कांग्रेस के सांसद उसको पढ़ रहे थे और कांग्रेस के दूसरे सांसदों ने टोका भी नहीं। मैं समझता हूं कि लोकसभा के इतिहास में भी ऐसी घटनाएं कमी होंगी, जो कुछ कानून में नहीं है वो कागज को लेके पढ़ा जा रहा है। हम आप सब जानते हैं कृषि कानून में कहीं मंडी बंद करने की बात नहीं है। प्रधानमंत्री ने कल भी कहा है और हम लोगों ने जब बजट देखा उसमें भी है कि जो रूरल और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे हैं, वो एपीएमसी यानी उन मंडियों को, मंडियों के काम में भी लगाई जाएंगी कि उनको मजबूत करने में, तो वो है नहीं। देखिए, उसका कारण प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी कहा है। कांग्रेस के कारण उन्होंने ये कहा है कि जो शोरगुल और हल्ला हो रहा है वो अपने आप नहीं है, ये एक रणनीति के तहत की जा रही है। क्योंकि जो कुछ झूठ और गलतफहमी और भ्रम फैलाया गया है, सच अगर लोग सुनेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, वो कायम रहे, इसलिए हल्ला और शोरगुल किया जा रहा है इसमें। ये प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है। अब कोई इसको पॉलिटिकल स्टेटमेंट कह सकता है, लेकिन मैं तो इस स्टेटमेंट को इसलिए सही मान रहा हूं कि आपका शोर करते हैं 2 ही कारणों से, या तो बिल्कुल आपके खिलाफ कोई वक्तव्य आ रहा हो, या फिर आपने कुछ ऐसे वक्तव्य दिए हो जो सच नहीं है और उसको बिल्कुल साफ रखा जा रहा है कि फैक्ट्स क्या है, तथ्य क्या है, तो आप शोरगुल करते हैं उसमें। तो ये सब लोकसभा के कल का अगर जो कुछ सकारात्मक तरीके से प्रधानमंत्री ने रखा है, अगर ठीक से जाए
तो मैं समझता हूं कि कृषि कानूनों को लेकर जो गलतफहमियां पैदा हुई हैं वो इन दोनों राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा से दूर होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के वक्तव्य का जो लक्ष्य था वो ये था कि देश के आम किसानों, आम गरीबों, देश के वो एक्टिविस्टों जो कि आंदोलन जीवी नहीं है, जिसको कि मैं आपके भी एक बार कार्यक्रम में बहुरूपिया एक्टिविस्ट की बात कर चुका हूं, वो नहीं है, उनको विश्वास में लेना, उनको विश्वास में लेना। मैं इसको भी समझना चाहता हूं क्योंकि राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री जी ने कहा और लोकसभा में भी कहा, और ये बात सदन के बाहर भी जो लोग कुछ आंदोलन कर रहे हैं, इसमें सरकार ने बार बार कहा कि जो किसान है सरकार उनका सम्मान करती है, ये सदन उनका सम्मान करता है, ये भी संदेश सदन से गया। लेकिन कुछ लोग जो इस आंदोलन की आड़ में राजनीति कर रहे हैं, आंदोलन जीवी एक शब्द उभर के आया है प्रधानमंत्री जी के उससे, इससे क्या तात्पर्य है? मैं यहां पर बता दूं, कांग्रेस के एक सांसद ने सवाल उठाया एक एक्टिविस्ट को लेकर कि वो कभी किसान बन जाते हैं, कभी वकील बन जाते हैं, कभी डॉक्टर बन जाते हैं, कभी चुनाव विश्लेषक बन जाते हैं, उसको लेकर भी सवाल उठाया। ये क्या है? आंदोलन जीवी किससे तात्पर्य है? कौन लोग हैं ये? देखिए, पहली नजर में सुनने से लगता है कि कुछ लोगों को शायद ये निंदा के लिए प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। पहली नजर से लगता है कि प्रधानमंत्री को शायद गुस्सा है इसलिए शब्द निकाल रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत ही गंभीर शब्द निकला है, इसको गहराई से समझने की जरूरत है। एक तो होता है कि हमारे खिलाफ, देखिए लोकतंत्र में कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उसका महत्व है आंदोलन का और उसकी आवश्यकता भी है। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि आंदोलन लोकतंत्र की सुंदरता है, विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र की सुंदरता है, बशर्ते उसके पीछे वाजिब कारण हो, वाजिब मांगे हो, नैतिक आधार हो और करने के जो तरीके हो कानून और मान्य सीमाओं में हो। ये है कि वो समाज देश को क्षति पहुंचाने वाले, भ्रमित करने वाले नहीं हो। आंदोलन और आंदोलन का सरकारें जो हैं, सत्ता जो है, जिनके खिलाफ आंदोलन है, उनको आंदोलनकारियों का सम्मान करना चाहिए। इसलिए कि मैं खुद कम उम्र से इन सब आंदोलनों में, विरोध प्रदर्शनों में शामिल रहा हूं और जिसको प्रधानमंत्री जी चिन्हित करें आंदोलन जीवी, उन लोगों के साथ भी काम करने का मेरा अनुभव है। आंदोलन जीवी का अर्थ यह हुआ कि जो व्यक्ति देश की, समाज की, विश्व की, मानवता की बात तो अपने को दिखाने के लिए करता हो, लेकिन वास्तविक उसका लक्ष्य और सरोकार उससे नहीं हो, जो कि वास्तविक आंदोलनकारी नहीं हो, जिसके निहित उद्देश्य कुछ और हो, जिसका कि कहीं लक्ष्य कुछ और हो, और वो अपने को देश में जनता के हित के लिए अपने को आंदोलनकारी दिखा करके और उन हितों को साधने के लिए, जिसमें विदेशी तत्व भी हो सकते हैं, देश के स्वार्थी तत्व भी हो सकते हैं, उनको साधने के लिए झूठ, गलतफहमी, भ्रम फैलाता है और फिर उसके कारण देश में बाधाएं, अव्यवस्था, अशांति पैदा करने की कोशिश आंदोलन के माध्यम से करता है। तीसरी बात जो इसमें समझ में आती है कि इस देश में मुझे आश्चर्य है कि कांग्रेस की सरकार में जब गृह मंत्री पी चिदम्बरम थे, उन्होंने आंदोलन जीवी नहीं कहा था। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का मुझे दसों वक्तव्य याद है, जब कुंडाकुलम प्रोजेक्ट का सब विरोध हो रहा था, कई प्रोजेक्टों का विरोध हो रहा था, जबकि आप जानते हैं कि इकोनॉमिक जोन का विरोध हो रहा था, तो इन्होंने वक्तव्य दिया था कि देश में ऐसे तत्व खड़े हो गए हैं जो आंदोलन के नाम पर विकास में बाधा पहुंचाते हैं, देश के हित को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब यही बात प्रधानमंत्री जो आंदोलन जीवियों के बारे में कहा है, देखिए देश में पिछले करीब 25 वर्षों में ये बात देश को समझने की जरूरत है कि सारा आप देखेंगे कि आंदोलन देश में एनजीओ चलाने वाले लोगों के हाथ में सिमट गया था। एनजीओ एक्टिविस्ट उसको मैं कहता था। अब एनजीओ, देखिए एनजीओ लोग कहते हैं कि हम समाज सेवा करते हैं, कुछ लोग समाज सेवा वाकई करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। आपको आज समाज सेवा भी करनी है तो कानून के तहत आपको एनजीओ रजिस्टर्ड कराना है, लेकिन कुछ लोग जो कि केवल फंड और प्रोजेक्ट के लिए काम करते हैं, जिसमें ज्यादा संख्या है, वो आंदोलनकारी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो आपको फंड देता है वो फंड के साथ आपको प्रोजेक्ट देता है, एक लक्ष्य देता है कि इस पर आपको और इस तरीके से काम करना है। तो जब आप आंदोलनकारी बन के खड़े होते हैं तो आप वो जहां से आपका फंड आया है उसके स्वार्थ को आप आगे खड़ा करते हैं और अपने को जनता के बीच दिखाते हैं कि आंदोलन जीवी। अब बहुत सारे लोगों का लक्ष्य रहा है कि भारत में न्यूक्लियर एनर्जी नहीं बने, भारत डिफेंस के मामला में आगे नहीं बढ़े, भारत में विदेशी पूंजी निवेश नहीं आए,
भारत एक स्थिर लोकतांत्रिक देश नहीं हो कि ये महाशक्ति आर्थिक बन के खड़ा हो, तो वो बहुत सारे फंडिंग कर रहे हैं इस देश में। तो ये जो आंदोलन, इसको व्यापक स्तर पर समझने की जरूरत है, क्योंकि ये देश के हितैषी नहीं है। इनका अपना एक निहित स्वार्थ है, और निहित स्वार्थ इनका अपना फंड और प्रोजेक्ट का है, देश में विदेश में भाषण देने का है, अपना नाम करने का है। तो वो काम वो करते हैं। आप बताइए, किसानों का आंदोलन है और आप दुनिया के नामी जो है पॉर्न स्टार, और आप दुनिया की एक इतने प्रमुख, जिसको हम समझते हैं, जिसके साथ आपको अगर बैठना हो तो हमारी आपकी हैसियत नहीं है कि हम 50,000 1 लाख डॉलर दे करके और तब उनके साथ बैठ सके। दुनिया के ऐसे सुपर स्टार आप वहां से बयान जारी करवा लेते हैं। कैसे हो रहा है, अब हमको जरा बताइए कि बैठ करके कैसे हो रहा है। तो ये आंदोलन जीवियों का आजकल दुनिया में जो है, इनका व्यापक भारत में संपर्क, दुनिया में संपर्क है, उसके आधार पर जो ये काम करे, एक खतरनाक स्थिति भारत के सामने पैदा होती है। और दुर्भाग्य से भारत के अंदर जो आम लोग हैं हमारे, आप, मैं भी बहुत समय तक इन्हीं लोगों को महान मानता था। हम लोग मान लेते हैं कि ये तो जनता के प्रति समर्पित है। मैं एक खत्म कर रहा हूं जी, एक कहानी हम लोगों की आती है, आप जानते होंगे, जिसे पुराने आख्यानों में पढ़ेंगे तो एक राक्षस के बारे में कहा जाता है कि राक्षस होता है जो कि माया उत्पन्न कर देता है। माया क्या मतलब? दिन को रात बना देता है, रात को कई बार दिन दिखा देता है। राम रावण युद्ध में हमने देखा कई बार वो बिना बारिश के बारिश करा देता है। तो जिसको प्रधानमंत्री आंदोलन जीवी कहते हैं, उनको मैं कई बार अपने भाषणों में बोला हूं, हमारा कई बार हुटिंग करने की भी कोशिश हुई कि हम लोग आजकल वर्तमान समय के शायद राक्षस हैं, जो एक माया उत्पन्न करते हैं समाज में, झूठ बोल के कि ये सच है, ये मानो, ये खड़ा हो, ये लड़ो, इसके लिए मरो, नहीं तो तुम्हारी आज इसमें क्या हो रहा है, जमीनें छिन जाएगी, एपीएमसी खत्म हो जाएगी, तुम्हारा एमएसपी खत्म हो जाएगी। चलो एमएसपी का इस कानून से क्या लेना देना है, मुझे आप बताइए। तो यही आंदोलन जीवी हैं आज के समय में, वो माया उत्पन्न करने वाले, जिसकी ओर प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। और इस पर व्यापक विमर्श की जरूरत है, और देश को समझने की जरूरत है कि सच्चे आंदोलनकारियों में और आंदोलन जीवियों में, जिसके लिए मैं हमेशा कहता रहा हूं, बहुरूपिया एक्टिविस्ट जो लोग बने हुए हैं जी, उनमें फर्क करने की जरूरत है, और इनको नकारने की भी जरूरत है। जी बिल्कुल। अवधेश जी, इसके और भी पहलू हैं इस पूरे जो चर्चा हुई है राज्यसभा में और लोकसभा में, उसमें एक अंतर हमें और देखने को मिला। अगर हम देखें, कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति जी के धन्यवाद प्रस्ताव पर, अभिभाषण पर चर्चा की राज्यसभा में भी, और वहां चर्चा सुचारू रूप से चली। लेकिन लोकसभा में कांग्रेस पार्टी का रुख दूसरा देखने को मिला। वहां सदन में चर्चा पूरी हुई, यहां पर कांग्रेस पार्टी ने चर्चा को बीच में ही छोड़ के वॉकआउट किया। यह रणनीति कांग्रेस पार्टी की क्या है कि एक सदन में कांग्रेस पार्टी का दूसरा व्यवहार और दूसरे सदन में दूसरा व्यवहार, इसके पीछे क्या रणनीति है? ऐसा है मनोज जी, आप पुराने पत्रकार हैं, अनुभवी हैं, पार्टियों का आपने इतने दिनों तक कवर किया है। अगर ये रणनीति होती तो ऐसा कैसे होता कि मैं यहां तो बैठ करके मैं कह रहा हूं कि अच्छा ये लोकसभा टेलीविजन का ये स्टूडियो है, और बाहर निकलते ही मैं कहूं कि नहीं नहीं, लोकसभा टीवी तो यहां है ही नहीं। अगर कोई किसी आदमी का मानसिक संतुलन ठीक होगा तो इस प्रकार का वक्तव्य देगा। उसके लिए मेरे लिए यहाँ भी लोकसभा टीवी का स्टूडियो है, बाहर जाऊंगा तब भी मैं यही बात बोलूंगा। सरल तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब कोई संगठन नेतृत्व विहीन हो जाता है, कोई संगठन जिसके नेतृत्व का एक विवेक और उसका संतुलन गड़बड़ा जाता है उसके नेताओं का, तो यही ऐसा ही देखने में आता है। कांग्रेस का दुर्भाग्य रहा है कि लंबे समय से नीति, नेतृत्व और रणनीति पर ये विभ्रम का, किंकर्तव्य विमूढ़ता का, विवेकहीनता का, असंतुलन का शिकार रही है। और थोड़े बहुत कोई आवाज़ उठाता था तो जब तक सरकार थी तब तक कोई सुनता नहीं था। आज आप मान के चलते हैं, भारत में का इतिहास पढ़ेंगे, अनेक साम्राज्यों का पतन हुआ। कैसे हुआ भाई? तो साम्राज्य जब कमजोर होने लगे तो फलाने छत्र अपने अलग नीति बना ली, दूसरे ने अलग नीति बनानी, उसने तो वहां मोर्चा लिया, उसने वहां मोर्चा नहीं लिया। तो कांग्रेस उसी प्रकार की स्थिति से गुजर रही है। एक लीडरशिप है इसका, जब उसके पास कोई विजन नहीं है तो नेता स्वायत्ता से अपने निर्णय लेते हैं। राज्यसभा में जो विवेकशील लोग थे उन्होंने स्वायत्ता से निर्णय लिया कि भैया प्राइम मिनिस्टर का स्पीच है, हमने चूंकि प्रश्न उठाया, हमको सुनना ही चाहिए। लेकिन लोकसभा में जो पूर्व अध्यक्ष थे, जिनको फिर से अध्यक्ष बनाने की तैयारी है, जिनको स्वीकृति नहीं मिल रही है, उनका लीडरशिप था, तो वो सोचते हैं कि हमको तो दिखाना है कि हमारा हाल में नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, तो दूसरा निर्णय, अंतिम लाइन खत्म हो रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देश को
कि कांग्रेस के प्रति मोह रखने वाले भी ये समझे कि कांग्रेस विचार रणनीति के स्तर पर कितना शून्य हो चुकी है कि उसके शब्द भी एक जैसे सभी नेताओं के नहीं निकलते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल अवधेश जी, क्योंकि सवाल कई सारे उठे कांग्रेस की रणनीति को लेकर, सदन के भीतर भी उठे, सदन के बाहर भी उठे। इसलिए मैंने आपसे समझने की कोशिश की कि आखिर कांग्रेस की रणनीति क्या है किसान आंदोलन को लेकर, रणनीति है भी या नहीं है। राज्यसभा में कांग्रेस की रणनीति कुछ हमें देखने को मिली, लोकसभा में कुछ और देखने को मिली। लेकिन जो चर्चा हुई है लोकसभा में, चाहे वो बजट पे हुई हो या कृषि कानूनों को लेकर हमें जो अभिभाषण के दौरान चर्चा देखने को सुनने को मिली, उसमें भी आत्मनिर्भर भारत की एक झलक देखने को मिल रही है। क्या पहलू हैं इसके, इस पे चर्चा करेंगे। फिलहाल समय एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लोकमंच, और लोकमंच में आज हम बात कर रहे हैं बुधवार को लोकसभा में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान जो सदस्यों ने सवाल उठाए थे, खासकर के विपक्षी सदस्यों ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका जवाब दिया, उस पर अपनी बात रखी उन्होंने, और तमाम पहलू उभर के सामने आए। राज्यसभा में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी, इस पूरे मुद्दे पर। उसमें भी प्रधानमंत्री जी ने विस्तार पूर्वक अपनी बात रखी, आत्मनिर्भर भारत की बात उन्होंने कही। उन्होंने ये भी कहा कि कैसे हम समग्र भारत के विकास की बात कर रहे हैं, उसके लिए सरकार काम कर रही है। लेकिन इन चर्चाओं से तमाम तरह के पहलू उभर के सामने आए। विपक्ष की राजनीति भी उभर के सामने आई, विपक्ष के जो सवाल थे वो भी उभर के सामने आए, और सत्ता पक्ष की बात भी देखने सुनने को मिली। वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र टक्कर जी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं, जो राज्यसभा लोकसभा दोनों कवर करते हैं। अगर मैं आपसे ये समझना चाहूँ, जितेंद्र जी स्वागत है आपका, और आपसे ये समझना मैं चाहूँ कि राज्यसभा में भी जो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई, वो भी हम लोगों ने सुनी, और जो लोकसभा में हुई, आप दोनों को कैसे देखते हैं? क्या अंतर आपको देखने को मिला? प्रधानमंत्री जी ने विस्तार पूर्वक अपनी बात किसानों को लेकर, कृषि को लेकर राज्यसभा में भी कही और लोकसभा में भी कही। ओवरऑल आपका क्या विश्लेषण रहा इसका? मनोज भाई, आप लंबे समय से पत्रकार रहे हैं, आप भी समझ रहे होंगे कि दोनों जगह का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, दोनों जगह का ऑडियंस डिफरेंट है। राज्यसभा को हम हाउस ऑफ एल्डर्स कहते हैं, तो वहाँ पर जो कांग्रेस के वरिष्ठ, जो सीनियर लोग हैं वहाँ ज़्यादा हैं, जबकि लोकसभा में कांग्रेस की यंग जनरेशन ज़्यादा विजिबल दिखती है। तो वहाँ पर पीएम ने पॉलिटिकल आर्गूमेंट पे जोर दिया। आप जानते हैं आंदोलन जीवी का आया, तो कल पीएम उस आंदोलन जीवी और आंदोलनकारी का फर्क समझाने भी यहाँ पहुँच गए, ताकि उसको लेकर कोई मिसकंसेप्शन ना रहे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग तो आंदोलन जीवी हैं, जिसको अगर आम सरल भाषा की बात में कहा जाए कि जिनका काम ही आंदोलन करना, एक आंदोलन से दूसरा आंदोलन करना, और अकॉर्डिंग जो पीएम की भाषा में जिसको उनके अपने वेस्टेड एजेंडा को फुलफिल करने के लिए। कल उन्होंने कहा कि आंदोलन जीवी और आंदोलनकारी में फर्क होता है, और उन्होंने कल फिर दोहराया कि मेरे लिए ये आंदोलन की पवित्रता है, बट कुछ लोग उस पवित्रता को भंग करना चाहते हैं। मनोज भाई, कल एक और बहुत बड़ी बात जो मुझे पीएम के भाषण की सबसे बड़ी हाईलाइट लगती है कि उन्होंने कल एक चीज क्लियर कर दी कि ये 3 लॉज ऑप्शनल हैं, कंपल्सरी नहीं है। मैं मानता हूं सरकार के मुखिया की तरफ से पहली बार इतनी स्पष्टता से और क्लैरिटी से और सरकार से आया है कि ये 3 लॉज ऑप्शनल हैं, कंपल्सरी, और खास तौर पे इन 2 शब्दों का प्रयोग पहली बार हुआ है, कंपल्सरी और ऑप्शनल, जो आम जनमानस की भाषा का शब्द है, जिसको समझने में उनको भी आसानी होती है। तो मेरे लिए सबसे बड़ी हाईलाइट अगर आप कल पूछते हैं तो वो रही। उन्होंने फार्म लॉज का सब कुछ बताया। उन्होंने एक बात का और अच्छा आर्गूमेंट अपनी तरफ से दिया कि लोग कहते हैं कि ये कानून क्यों बनाए गए, क्या हमने मांगे थे? तो उन्होंने कहा कि सरकार कोई समंतकारी थोड़ी होती कि जिसके सामने जनता भिक्षा मांगे तो ही देगी। वो राजा रजवाड़ों का समय चला गया, ये प्रजातंत्र है। और उन्होंने आप जानते हैं पीएम कम्युनिकेशन में कैसे हैं, तो उन्होंने अपना आर्गूमेंट जस्टिफाई करने के लिए कहा भी कि क्या कभी किसी ने दहेज प्रथा के खिलाफ कानून की मांग की थी? क्या बाल विवाह के कानून की मांग उठी थी? वो कानून भी सरकार, जैसे जैसे समाज विकसित होता है। और कल उन्होंने एक छोटा सा किस्सा भी सुनाया, चर्चिल सिगार असिस्टेंट वाला। आप मनोज भाई, आप लंबे समय से पत्रकार रहे हैं कि ये दिखाता है कि हमारा सिस्टम कितने सालों से। उन्होंने कहा कि 1940 में विंस्टन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर बने, और तब एक पोस्ट क्रिएट गई तमिलनाडु में तिरुचिपल्ली में, चर्चिल सिगार असिस्टेंट, जिसका काम ही होता था कि वहां से सिगार यूके के प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि यूके की हुकूमत थी तब देश पे, उनका राज कर रहे थे, वो पहुंच जाए। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि कैसे वो पोस्ट
1960-70 के दशक तक चलती रही, वो सामने तब आई जब उस आदमी ने एक जो कमीशन बिठाया था तमिलनाडु ने, और चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में थे तमिलनाडु सरकार ने, कि सैलरी बढ़ाने के लिए, तो उसने चिट्ठी लिखी कि मेरी कई दशकों से सैलरी नहीं बढ़ी, और फिर उससे पूछा गया कि भाई तुम्हारी पोस्ट का मतलब क्या है, सीसीए वो बताओ, तो उसने बड़ा हिचकते हुए बताया कि ये मतलब है। तो मतलब ये देखिए कि चर्चिल चले गए, यूके चले गए, तो पीएम का कहने का भाव ये था कि बदलाव एक मॉडर्न सोसाइटी के लिए बड़ा जरूरी है। ठहरे हुए पानी में बीमारियां होती हैं, बहता हुआ पानी एनर्जी देता है। जित्र मुझे एक चीज ये समझाओ, क्योंकि कांग्रेस को लेके तमाम तरह की खबरें सुनने में आई, कुछ पढ़ने में भी आई, कि पहले तो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का जो कांग्रेस पार्टी ने और उसके कुछ सहयोगी दलों ने बहिष्कार किया, उसको लेकर सवाल उठे कि कांग्रेस के भीतर कुछ एक गुट कुछ कह रहा था, दूसरा गुट कुछ कह रहा था। राज्यसभा लोकसभा में भी कांग्रेस की रणनीति मुझे अलग अलग दिखाई दी। राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी ने पूरी चर्चा में भाग लिया, प्रधानमंत्री जी का भाषण भी पूरा सुना। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी का ने बहिष्कार कर वॉकआउट कर दिया सदन से। ये रणनीति कांग्रेस की क्या है कि कांग्रेस में क्या अलग अलग तबके अलग अलग हिसाब से रणनीति बन रही है? मुझे लगता है जितने आप जो कंफ्यूज वाली बात आई हो भर के, ये क्या है? जो बात आप कह रहे हैं वो बात अगर आप किसी आम कांग्रेस कार्यकर्ता से भी पूछेंगे तो वो भी जब दोनों सदनों में अपनी पार्टी को देखता होगा तो उसे लगता होगा कि राज्यसभा किसी और तरफ चलती है। आप जानते होंगे राज्यसभा में जब बहस हुई तो कहा गया कि आप 10 से 15 घंटे रखिए, हम प्रेसिडेंशियल मोशन ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट एड्रेस में भी हम किसानों के मुद्दे उठाएंगे, जबकि लोकसभा में ये मांग की गई कि उस पर अलग से चर्चा हो, उस पर और अगर नहीं अलग एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन दी जाए। आप देखिए, आप उस 2 दिन पहला पूरा एक हफ्ता यही रहा कि वापस लो वापस लो वापस लो, और क्यों आप डिस्कशन की मांग करते रहे, और इवेंचुअली फिर आपने क्या। मेरा ये मानना है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये उसका भार अपने कार्यकर्ता को, अपने वोटर्स को, अपने सिंपैथाइजर्स को एक लार्ज कंट्री के पब्लिक पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ये दिखना बहुत जरूरी है कि उनके अंदर यूनिटी है, चाहे जितनी मर्जी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हों, वो ऑर्गेनाइज्ड हैं। आपका राज्यसभा में कुछ और दिख रहा है, लोकसभा में कुछ और दिख रहा है, तो इससे एक और पीएम ने जो आपने बात की, पीएम ने भी कल कहा जब वो वॉकआउट कर रहे थे, कंफ्यूज पार्टी लगती है, और अब वो वॉकआउट कर गए। और आप कल एक और बात नोटिस करेंगे, जब भी अधीर रंजन चौधरी पीएम के लिए उनके भाषण पे ऑब्जेक्शंस रेज कर रहे थे, अपना पॉइंट देना चाह रहे थे, तो कांग्रेस के पिछले बेंची से आपको कोई उठता नहीं दिख रहा था, अगर आप ऊपर प्रेस गैलरी से दिख रहे हो। तो मुझे लगता है एक पार्टी का दोनों सदन में एक सिंगल स्ट्रेटेजी होना दिखता है, और जैसा आपने कहा उसमें कोई दो राय नहीं है। ये आम जनमानस को भी महसूस होता है कि कांग्रेस में कुछ ना कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, और ये बहुत छोटे लेजिस्लेटिव बिजनेस में तो पार्टी को बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि आप 3 वर्ष बैठते हैं, आप जनता आपको देखती है, वहां पर आपको इन द हाउस ऑन रिकॉर्ड कहने का मौका मिलता है, सरकार को सवाल और कटघरे में, और आप और हम और पत्रकार और देश की जनता भी ये चाहती है कि हाउस में डिसरप्शन ना हो, ऑपोजिशन वॉकआउट करे, पर आप सरकार को तो तभी कटघरे में खड़ पड़ेंगे जब। बिल्कुल जितेंद्र जी, अगर हम बात करें सोमवार की, मंगलवार की, बुधवार की, तो कई घंटे बैठ के, आधी रात बैठ के भी सदस्यों ने चर्चा की है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे, धन्यवाद प्रस्ताव पे घंटों चर्चा देखने को मिली। पक्ष और विपक्ष के तमाम सदस्यों ने इस पर अपनी अपनी बात रखी है, और इसी के साथ बुधवार को बजट पर भी चर्चा शुरू हो गई लोकसभा में। बजट पे जो चर्चा शुरू हुई है उसे आप कैसे देखते हैं? शशि थरूर साहब ने उसकी शुरुआत की है कांग्रेस की तरफ से, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस का जो मेन लाइन ऑफ आर्गुमेंट रहा, उन्होंने 2 बातों पे रेस की कि जो कोरोना से पेंडेमिक हुआ है, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ी है, जिसके कारण इकोनॉमी में स्लो डाउन हुआ है, और तीसरा फार्म लॉस। तो उन्होंने इसी पे कहा कि फार्मर्स के लिए कुछ बिग बैंग रिफॉर्म नहीं है, फार्मर्स के लिए कुछ बहुत अपने फंड्स एलोकेट नहीं किए, कुछ फार्मर्स के लिए कुछ नया और नहीं कहा, जबकि आपके दिल्ली के बॉर्डर पे। दूसरा उन्होंने कहा कि आपने आम जनमानस की लाइफ को इजी करने के लिए कुछ नहीं किया। देखिए, उस पर सरकार का आर्गुमेंट ये है कि सरकार ने कहा कि हमने कोई टैक्स बर्डन तो नहीं बढ़ाया, हम कितने करोड़ बेनिफिशियरीज, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, वो भी आम जनता का हिस्सा है, जिनको हम कोरोना वैक्सीन फ्री में दे रहे हैं। हमने मनरेगा के थ्रू एलोकेशन बढ़ाई, हमने उस दौरान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो पेंशनर्स को, सीनियर सिटीजन्स को, हैंडीकैप्स को, वो सब बढ़ता है, वो बढ़ाया। देखिए मनोज भाई, अगर आप इस बार का फिस्कल डेफिसिट देखें तो वो सरकार ने डबल डिजिट में बताया है जी। और अगर आप जीडीपी डबल डिजिट की ग्रोथ होगी तो हम 2019 के लेवल पे पहुंचेंगे, जो अपोजिशन आर्गुमेंट दे रहे जो ठीक है, बट कहीं ना कहीं सरकार के पास वो फिस्कल स्पेस नहीं है। समझ रहे हैं कि रेवेन्यू कलेक्शन अब इस जो लास्ट क्वार्टर का आया जीएसटी का मनोज भाई जी, वो बढ़ा है, उसके अलावा सरकार के पास वो फिस्कल स्पेस, वो एल्बो रूम नहीं है कि वो बहुत कुछ कर पाए। बट हाँ,
जैसा उन्होंने कहा कि ये भी पॉलिसी मेकर्स की जिम्मेवारी है कि जब क्राइसिस हो तो आप कुछ ऐसा इनोवेट करके आए कि जिससे कुछ हो। बट आप ओवरऑल अगर जो इकॉनमी को समझने वाले हैं और जो इकॉनमी को मॉनिटर वो सब लोग लिबरलाइजेशन का बहुत फेवर करते हैं। तो उन्होंने जो बैड बैंक जिसे कहते हैं एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी और एसेट मोनेटाइजेशन कंपनी की बात की है कि जितने भी एनपीएस को अलग कर बैंकों की बैलेंस शीट को क्लीन किया जाए और वो और फंड्स दे सकें, उसकी बात का उन्होंने स्वागत किया है। उन्होंने एलआईसी के आईपीओ का स्वागत किया है। स्ट्रेटेजिक सेक्टर में डिसइन्वेस्टमेंट्स को जो सरकार ने बढ़ावा दिया उन्होंने उसका स्वागत किया है। और नॉर्मली शेयर मार्केट का आप सेंटीमेंट को उतना बड़ा नहीं मान सकते, पर उस दिन 5% ऊपर थी। जी अवधेश जी, बजट को लेकर कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है। ठीक है, विपक्ष में है, सवाल उठाना उनका अधिकार है। सरकार की तरफ से भी आत्मनिर्भर भारत, समग्र भारत के विकास की तैयारी, इसकी एक झलक हमें बजट में देखने को मिलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे खासा सरकार का जोर रहा है। कृषि क्षेत्र को कैसे मजबूत किया जाए, मंडियों को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर भी बजट में हमें देखने को मिला। जो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी को पेश किया था बजट, उसमें हमें आत्मनिर्भर भारत की एक झलक साफ तौर पर देखने को मिलती है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने प्रेस के सामने आकर के और बजट पर अपना वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि सरकार आंकड़ों में उलझ गई है। फिर उन्होंने सारे प्रश्न उठाए, लेकिन मूल बात ये थी कि जो ये बजट था उसके बारे में सरकार पहले ही कह चुकी है। चूँकि 3 पैकेज हमने इस बीच पहले घोषित किए हैं, इस बजट को केवल अलग से मत देखिए। 3 पैकेज हमने घोषित किए हैं। एक 8 लाख करोड़ का पैकेज जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है क्या, और प्रधानमंत्री का गरीब कल्याण कार्यक्रम जो करीब 1,05,10,000 करोड़ का है। तो कुल मिला के 20 लाख से ज़्यादा करोड़ रुपया तो पहले दे चुके हैं। तो ये बजट उसी के क्रम में आगे है। अब थोड़ा विस्तार हो जाए इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। जब बजट भाषण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुरू किया तो उन्होंने आरंभ में ही बताया कि हमारा बजट जो है 6 पिलर पर, 6 स्तंभों पर टिका हुआ है। उसमें पहला था स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा है भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, तीसरा है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी निकास, जिसको आप बार बार कह रहे हैं, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना। मेन तो हमारा जो है ह्यूमन रिसोर्स ही है ना, उसको आप मतलब लिविंग एलिमेंट्स के रूप में कैसे चेंज करते हैं। पांचवा है नवाचार और अनुसंधान और विकास, छठा है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। 6 स्तंभ गवर्नमेंट ने तय किए थे, उस 6 स्तंभ पर ये बजट टिका हुआ है। कांग्रेस की जो नीति कुछ समय से हमको जो दिखाई दे रही है वो ये है, जैसे एक समय में पुराने जो बड़े वामपंथी नहीं और बड़े समाजवादी ने, जो पुराने समाजवादी और वामपंथी पूंजीपतियों का विरोध करो, अपने पूंजीपतियों को सारा कुछ दे दिया है, बड़े लोगों के लिए सारा कुछ है, ये तो शेयर मार्केट में केवल जो है जुआ खेला जाता है, उसी के लिए आप लोग है। दुर्भाग्य से कांग्रेस जैसी पार्टी जो कि लंबे समय तक राज्य की है, सबसे ज़्यादा बजट प्रेजेंट करने का उनको मौका मिला है, प्लानिंग कमीशन में प्लानिंग बनाने का मौका मिला है, वो टू द पॉइंट जो है इकोनॉमिक आधार पर, इसके सोशल आधार पर, इसका जो डेवलपमेंट प्रोग्रेस है, उसके इंटरनेशनल ऑर्डर, इकोनॉमिक ऑर्डर के संदर्भ में बढ़िया से ला के करे, सरकार को कटघरे में खड़ा करे, क्वेश्चन करे कि सरकार को भी मेहनत करना पड़े जवाब में। ये कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है। दुर्भाग्य यही है। शशि थरूर जी खड़े हुए, शशि थरूर जी मुझे लगता है शायद अभी जो लोकसभा में सांसद हैं उनमें जो योग्यतम लोग उनकी ओर से होंगे पढ़े लिखे में, मैंने सर्वाधिक शिक्षित लोगों में संख्या आएगी तो वो शायद कुछ पॉइंट्स उठा सकते हैं। लेकिन जब लीडरशिप जो है ना के पास जब विजन नहीं होता है या पार्टी लीडरलेस हो जाता है, नेतृत्वहीन हो जाता है ना, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। देखिए मैं जो मुंह से बोल रहा हूं, ये मुंह जरूर बोल रहा है, मैं इसको दूसरे में, लेकिन सब कुछ यहां चल रहा है। जो मस्तिष्क कहता है वही मुंह बोलता है, हाथ अपने आप कोई काम नहीं करता है। जब यहां से होता है इसको ऑर्डर कि हाथ से ये उठाओ, तो ये लीडर ये है, सिर होता है। तो जब किसी पार्टी का यहां से प्रॉब्लम हो जाएगा तो जैसे शरीर में समस्या होती वो आती है। बजट पर टू दी पॉइंट ढंग से बात हो, कांग्रेस उस पर प्रश्न उठाए, सरकार को देना पड़े, देश को भी आएगा, हमारे आपके जैसे और टक्कर जी के जैसे पत्रकारों को भी आनंद आएगा उसका उत्तर देने में। वो देश में हो ही नहीं रहा है, बजट पर बहस ही नहीं हो रही है, और जो भी कुछ ऐसा प्रश्न ही नहीं आता है जिसका जवाब देने की जरूरत नहीं। एग्रीकल्चर के लिए कुछ किया ही नहीं। अरे भाई आप ठीक से देखोगे, ऐसे संकट के समय 34 लाख करोड़ रुपया का बजट, ये साधारण है। ये बात ठीक कह रहे थे कि भाई रेवेन्यू की समस्या है, लेकिन आप उस बजट को ठीक ढंग से देखेंगे अगर आप तो सरकार ने इस बार
इन्होंने थोड़े आंकड़े में थोड़ा सा टक्कर साहब आगे पीछे चले गए थे। सरकार ने फिस्कल डिफिसिट पर ध्यान ही नहीं दिया है। कहा कि इस समय अगर हम राजकोष का ध्यान देने लगेंगे, जब घर में कोई विपत्ति आई हुई है, तो हम अगर अपना गांठ बचाने की कोशिश करेंगे तो हम विकास नहीं कर पाएंगे। सरल शब्द है बजट का। इसलिए हमको अपना उस पर केवल खजाने पर नहीं देखना है, हमको देश का भविष्य देखना है, जो हमारे 6 स्तंभ है उसके आधार पर। और 11% हमने अगर लक्ष्य रखा है जीडीपी का, और दुनिया के अनेक संस्थान भी, तो हमको वहां ले जाके खड़ा करना है भारत को। तो कांग्रेस में मैं ये समझता हूं कि जो एक व्यापक विजन, जिसको आप बार बार आत्मनिर्भर भारत बता रहे हैं, वो आत्मनिर्भर भारत क्या है? आत्मनिर्भर भारत ये है कि दुनिया के श्रेष्ठतम, दुनिया के उच्चतम विकसित आर्थिक, सामाजिक, रक्षा के स्तर पर, वैज्ञानिक स्तर पर, तो हमको वो खड़ा होना ही है। अपने जो कुछ भी हमारे पास बुद्धि ज्ञान है वो है, उसमें सहयोग लेते हुए विश्व का, ये नहीं कि हमको बंद करना है। साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत वो है जो कि दुनिया को भी स्वावलंबी बनने, आत्मनिर्भर के रूप में खड़ा होने का रास्ता दिखा सके। तो ये दो हमारी भूमिका है, उस रूप में जा रहे हैं। तो कांग्रेस में इतना समझ अगर होगी, मैं अंतिम लाइन देखिए, उसको उस व्यापक स्तर पर अगर कांग्रेस समझे कि किस स्तर पर बजट देश को ले जाना चाहता है, तब वो टू दी पॉइंट बात करे, उस लेवल पर सोचने के लिए तैयार नहीं। कांग्रेस का अपना एक नजरिया हो सकता है बजट को देखने का, अर्थव्यवस्था को देखने का, लेकिन अगर मैं अलग अलग दलों की बात मैं करूं कि जिस तरह से बजट पे जो शुरुआती चर्चा में हमें देखने को मिला कि आमतौर पे कोरोना के कारण जो अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां खड़ी हुई, सरकार भी मानती है दुनिया के सामने चुनौती खड़ी हुई, केवल भारत के सामने ही चुनौती खड़ी नहीं हुई। बेरोजगारी की समस्या का मुद्दा हो, महंगाई की बात हो, जिस तरह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ रहे हैं उसका मुद्दा हो, इस तरह के मुद्दे भी उठ के आए हैं सामने। और आज जो गुरुवार को भी चर्चा आगे बढ़ेगी तो उसमें भी उभर के ये सब मुद्दे आएंगे। आप इनको कैसे देखते हैं? और खास तौर से सुधारों की बात, प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा कि अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है, दुनिया की श्रेणी में भारत को अग्रिम पंक्ति में खड़ा करना है, तो आत्मनिर्भर भारत के दिशा में काम करना होगा। और उसके लिए सुधार, वो चाहे कृषि सुधार हो या दूसरे सुधार हो, उसके लिए आगे बढ़ना होगा, उसके तैयार होना होगा। समग्र भारत के विकास की बात है ये, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपने एक बड़ा मुद्दा उठाया जो अक्रॉस द ऑपोजिशन पार्टीज ने उठाया कि पेट्रोलियम का प्राइसेस की, और उसमें एक एग्रीकल्चर सेस का भी अनाउंस किया, पर उसकी तरफ से सरकार ने ये कहा है कि उससे प्राइस नहीं बढ़ने वाला, उससे आम जनमानस को कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। पर देखिए, ये सब मानते हैं कि क्रूड प्राइसेस जब ऑल टाइम लो थे तब भी उसका उतना बेनिफिट आम जनता को, और ऑपोजिशन ने आर्गुमेंट भी दिया। दूसरी तरफ सरकार का और पॉलिसी मेकर्स का ये आर्गुमेंट है कि रेवेन्यू कलेक्शन का सबसे इजी और बेस्ट सोर्स उनके पास वही है, क्योंकि जो भी करिए, जब बाकी जगह से रेवेन्यू तो कहीं ना कहीं से, और रेवेन्यू एट द एंड ऑफ द डे सोशल वेलफेयर की स्कीम्स पे स्पेंड होता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दे रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, जी पेट्रोलियम मूल्यों का बजट से लेना देना नहीं होता है। जी बिल्कुल। जो शेष भरा है ना, आप देखेंगे कि उसमें एक्साइज घटाया, आप ध्यान से देखेंगे ना तो उसमें एक्साइज को कम भी है, वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए ये हम हमेशा जोड़ते हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि पार्लियामेंट में ऐसे अर्थशास्त्र के ज्ञाता, ऐसे नेशनल के कल्चर को, सिविलाइजेशन को, वर्ल्ड ऑर्डर को जानने वाले लोग जब हों पार्टियों में, तो बहस में जान आती है। ये मैं अवधेश जी की बात से सहमत हूं कि आज की डेट में बजट पे पॉलिसी आर्गुमेंट होने की बजाय पॉलिटिकल रेटोरिक ज्यादा, बस राजनीतिक बयानबाजी आपने हम सबसे शायद ज्यादा समय से पार्लियामेंट देखी है, और दोनों उसका आप भी इस बात से सहमत होंगे कि जब हम इंद्रजीत गुप्ता या पुराने उस दौर की बात 90s और लेट 80s की बात करते थे तो पॉलिसी आर्गुमेंट मिलता था, लोग फाइन प्रिंट में जाते थे, क्लॉज बाय क्लॉज पे होता था। आज की डेट में आप सब देखते हैं पॉलिटिकल रेटोरिक का एक जनरल ऑब्जर्वेशन। आप दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप दोनों का अपना दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि संसद में घंटों घंटों बैठकर जो हमारे माननीय सदस्य हैं वो चर्चा करते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं, जनता सुनती है, जनता देखती है, और सरकार वो सब बातें जो सुझाव आते हैं, विपक्ष के भी अच्छे अच्छे जो सुझाव आते हैं, सरकार उस पर भी गौर करती है, और सदन ऐसे ही आगे बढ़ता है। बजट में भी हमें आगे कई और पहलू देखने को मिलेंगे। जब गुरुवार को चर्चा आगे बढ़ेगी, कई और सुझाव, कुछ और अच्छी चर्चाएं देखने सुनने को मिलेंगी। अवधेश जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जितिन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोकमंच में आज इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।